आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बिना टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग महाकवि चंद्रबरदाई जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें विभिन्न तरह के क्वेश्चन भी हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चंद्रबरदाई के जन्म के संबंध में बहुत ही मतभेद है। कोई भी इनका निश्चित जन्म काल नहीं बता पाया। जैसे अगर हिंदी साहित्य के शुक्ल की जो बुक है उनमें आप अगर देखते हैं तो उनमें लिखा हुआ है 1225 से लेकर 1249 तक दिया गया है, और इसमें 1205 दिया गया है। जैसे यहाँ पे 1205 से लेकर 1249 दिया गया है। और इनका जन्म लाहौर में, क्योंकि ये इनकी पूर्वजों की, ऐसा माना जाता है कि जो इनके पूर्वजों थे उनकी भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में भी इनका जन्म, मतलब पंजाब थी और वहीं के आसपास में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और ये जाति के मतलब रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के थे। कौन सी जाति के? ये भट्ट जाति के माने जाते थे। भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र थे, और इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। जालंधरी देवी एक देवी थी, उनकी इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते, मतलब बिना देखे भी काव्य कर सकते थे। इनकी ऐसी कृपा थी। आगे देखते हैं कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र, ये कौन थे? भारत के जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके अंतिम मित्र भी थे, सखा भी थे तथा राजकवि भी थे, और हिंदी के आदि महाकवि के रूप में भी इन्हें हम लोग जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में भी माना जाता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे कभी प्रश्न कह दिए जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो को शुक और शुकी संवाद के रूप में कौन मानते हैं, किस आलोचक का कथन है ये? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था। इनके जो अधूरी रह गई थी, चंद्रबरदाई के जो पुत्र थे जलहन, उन्होंने इसे पूरा किया था। आगे देखते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी लिखा है, ये पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। क्या है? ये राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। मिश्र बंधु ने हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य। इस तरह से एग्ज़ाम के दृष्टि में से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और मिश्र बंधुओं के कथन भी है जो एग्ज़ाम में आपको कोटेशन के तौर पे आपको दे दिया जाता है, और ये कथन किसका है इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हर एक कोटेशन को याद करना पड़ेगा, आपको पहचाननी पड़ेगी कि कौन सी किसकी कथन है। चंद्रबरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का, मतलब चंद्रबरदाई को ब्रज भाषा का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला हिंदी का पहला कवि, और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान भी प्राप्त है। चंद्रबरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ, इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ एक ही है, और भी होंगे लेकिन एक प्रमुख है जो काफ़ी विख्यात है, प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। क्या है? हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज रास तो 2500 पृष्ठों, कितने? 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग यानी सर्ग या अध्याय है। इस पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद में है कवित्व, छपैया, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आया,
चंद्र बरदाई को छपिया छंद का विशेष भी माना जाता है। अगर बोल दे कि छंदिया छप का विशेष किन्हें कहा जाता है तो याद रहे चंद्र बरदाई को कहा जाता है। और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया। इसमें तत्कालीन 6 भाषाओं का प्रयोग भी किया, जिसमें पंजाब है, मिली जुली राजस्थानी भी, इनके पिंगल शब्दों का प्रयोग, पिंगल भाषाओं का भी प्रयोग इसमें किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज में उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। चंद्र बरदाई की जो भाषा थी, भाषा शास्त्रियों ने इनको पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। आगे देखते हैं। रासों की रचना महाराज पृथ्वीराज के, मतलब जो रासों में जो लिखी हुई है, रासों की रचना महाराज पृथ्वी के युद्ध वर्णन के लिए हुई है। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है, अतः इनमें वीर और श्रृंगार दोनों ही रस है। अब इसमें 2 विरोधाभास भी है कि पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता पर कोई इसे प्रमाणिक मानते हैं, कोई इसे अप्रमाणिक भी मानते हैं। इसमें से विभिन्न कवि भी है। जैसे प्रमाणिक मानने वाले में जो कवि है, श्याम सुंदर दास जी है, मिश्र बंधु है, मोहन लाल विष्णु है, लाल पांडे है। और इसे पृथ्वीराज रासों को न मानने में यानी अप्रमाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले, प्रसाद कविराज, श्यामदास गौरी, शंकर हीरानंद ओझा, ये आते हैं। क्योंकि इनमें भी काफ़ी मतभेद भी है कि कौन से प्रमाणिक है, कौन से अप्रमाणिक है। क्योंकि पहले इस तरह से चलते, कोई भी ग्रंथ को पूर्णतः प्रमाणिक नहीं मान लिया जाता। इनमें आलोचकों के मतभेद बने हुए रहते थे। इसीलिए पृथ्वीराज रासों के संबंध में भी काफ़ी, जिस तरह से जन्म के संबंध में है, क्योंकि पहले के ऐतिहासिक में पूर्ण तरह से तत्व हमें नहीं मिलती थी जिससे हम प्रमाणिक तौर पे उसे सही ठहरा सके। इसीलिए यहाँ पे हम लोग संभवतः लगभग इसी संदर्भ में ही देखते हैं। तो ये रही कुछ चंद्र बरदाई जी की कुछ साहित्य से जुड़ी हुई उनकी बातें और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।